हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एमडी क्लासेज। उम्मीद है हमेशा की तरह खुश होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियोज में आपके कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने एफर्ट किया वो सक्सेस। कोविड-19 से लंबी लड़ाई है, तो अभी जल्दी में जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, तो ये तो खुलने वाले नहीं हैं। इसलिए भी हमें ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन क्लासेज पे अब पढ़ने की आदत बना लें। और मीन्स जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स है सर क्लासेज में आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जो वीडियोज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर्स भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर दैट। तो ठीक है, आज हमने इंडिया के बिस्मार्क के ऊपर ही वीडियो बनाई। इंडिया के बिस्मार्क किसको कहते हैं, जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 होगा और उनकी डेथ हार्ट अटैक से 15 दिसंबर 1950 में हुई। पॉपुलरली नोन एज सरदार पटेल, और वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल को हम लोग सरदार पटेल के नाम से ही जानते हैं। बहुत सारे लोगों को वल्लभ भाई पटेल ही मालूम होगा, जावेद भाई उनके फादर का नेम था, तो ये ट्रेंड था कि फादर के नेम को हम नेम में इंक्लूड करते हैं। कौन थे जावेद भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल देखते हैं। वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारतीय पॉलिटिशियन थे। उन्होंने पहले होम मिनिस्टर के रूप में और फिर पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया, और साथ में इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही कि 1991 में इनको भारत रत्न दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज का जैसा कि प्रीवियस वीडियो में कुछ एक नया एफर्ट मैंने किया कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर भी दे रहे हैं, तो साथ में आपके एक और क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज द पीएम ऑफ नेपाल? क्योंकि हाल के दिनों में देखा है कि नेपाल बहुत तेज चल रहा है। नेपाल के पीएम आपको जानते हैं, तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अचीवमेंट्स रही, इसके बारे में भी हमारे देखेंगे। क्या क्या उपाधियाँ उनको मिली हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि इनकी उपाधि इतनी है, इनके उपनाम इतने हैं कि उससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो स्कूल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, ओलंपियाड हो, या फिर कोई भी आप स्टेटिक या फिर कोई भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। ही वॉज एन इंडियन बैरिस्टर, अ सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस and a founding father of Republic of India, who played a leading role in country struggle for independence and guided its integration into a united independent nation। तो देख सकते हैं, ये अगर हम इनका पेशा देखें कि क्या करते थे, तो ऑब्वियसली देखा जाए तो एक बैरिस्टर थे। साथ में जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, क्वाइट मूवमेंट, तो उस टाइम भी ये भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और साथ में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत में जानते हैं बिस्मार्क के रूप में कहते हैं, उनका नेम क्यों हुआ, उसके पीछे यही रीजन है कि उन्होंने भारत के एकत्रीकरण में, इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब ब्रिटिशर से इंडिया को लीव कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। आगे की पिक्चर में हम दिखाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो क्या कंडीशन रहती, इंडिया का मैप कैसा होता, प्रिंसली स्टेट अलग रहते, कुछ जो छोटे मोटे स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, वो अलग चाह रहे थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पूरे कंट्री को एक साथ इकट्ठा करने का काम किया। जब हम देख सकते हैं कि यूरोप में चाहे अमेरिका में अलग अलग छोटे छोटे कंट्री हैं। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड आपका कोविड-19 पूरी कंट्री बन गया, उसकी पॉपुलेशन 15 लाख है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की आबादी 1 अरब 25 करोड़
बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत सारे स्टेट बन सकते थे, कंट्री बन जाते। अभी अगर हम देखें यूपी को ही अगर हम अलग कर देते हैं तो आपका एक नया 4th या 5th नंबर पे आएगा आपका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके हिसाब से इनका सबसे जो बड़ा रोल था यही था कि उन्होंने भारत को एकत्रीकरण करने में सारे स्टेट्स को एक साथ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने में बहुत बढ़िया रोल निभाया, और इसलिए उनको हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के फादर नेम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी gave the title of Sardar to Vallabhbhai Patel for his great organizational skill in the Bardoi सत्याग्रह। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो हमने देखा कि उनका नाम क्या है, वल्लभ भाई यावेर भाई पटेल। तो सरदार पटेल क्यों कहते हैं, क्योंकि भरदोही सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बढ़िया रोल निभाया, अपना जो उनका टैलेंट था उसको शो किया, इसलिए महात्मा गांधी ने उनको सरदार का उपाधि दी थी। सबसे हम उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कहते हैं। फ्रेंड्स, वी आर एफर्टिंग फॉर यू। सो अगर आपको वीडियोज अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी हम भी मोटिवेट होते रहे कि हमारा एफर्ट वर्क करता है। हमने क्लासेज आपका फेवर हमेशा करता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको ये बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर की कटिंग है, इसका क्या यूज है पॉइंट में देख लेते हैं। इन इंडिया एंड एल्सवेयर ही वाज ऑफन कॉल्ड सरदार, मीनिंग चीफ। और भारत में और इसके अलावा भी अदर जगहों पर यहाँ भी जाते थे तो सरदारी कहा जाता था, और सरदार को उस टाइम मतलब किस रूप में निकाला था, चीफ के रूप में निकाला जाता है। कोई भी अगर मेजर डिसीजन होता था तो उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल इम्पोर्टेंट होता था। He acted as the Home Minister during the Indo-Pakistan War of 1947, और इंडो पाकिस्तान वॉर जब 1947 में उस टाइम उन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में बहुत अच्छा रोल निभाया। ये जो पेपर की कटिंग देख रहे हैं, देख सकते हैं कि कश्मीर सीडेट्स टू इंडिया। तो अगर भारत 1947 में पाकिस्तान से जीता तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने रोल को निभाया। पटेल persuaded almost every state to accede to India. His commitment to national integration is the newly independent country was total and uncompromising, and him the subsequent Iron Man of India। और पटेल साहब ने क्या किया, भारत के लगभग हर एक स्टेट को मना किया कि आप भारत के साथ मिल जाओ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का निर्णय होता था वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता था, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो वही ले लिया, आपको भारत में मिलना ही है। जैसा हैदराबाद के साथ हुआ, हैदराबाद इंडिया में मिलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि सभी स्टेट्स को उन्होंने भारत में मिला लिया। चाहे भाई वो प्रेशराइज करके किया, प्यार से किया, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराया, नॉर्थ ईस्ट के कंट्री पे उनको कुछ स्पेशल राइट्स दे दिया गया, उसके वजह से वो भारत में गया। आने वाले वीडियोज में हम इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या हुआ। अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस ना किया तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने का जो पॉलिसी होती थी वो अनकम्प्रोमाइजिंग होती थी, और इसीलिए इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। और यही जो उनका बिहेवियर था, पॉलिसी थी, नेचर था, इसी की वजह से बहुत कॉन्फिडेंट होते थे, कमिटमेंट होते थे कि हाँ भैया हमको मिलाना ही है। तो इन्हीं सभी बिहेवियर नेचर की वजह से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी कई एग्जाम से पूछा जाता है, तो इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये देखिए आपके लिए और पिक्चर सामने है, पूरे कंट्री को अकेले
ले जाने की कोशिश करते हैं। He is also remembered as the patron saint of Indian civil servants for having established the modern all India service system. He is also called the unifier of India. और साथ में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको बहुत बड़ा देशभक्त के रूप में जाना जाता है। साथ में इंडियन सिविल सर्वेंट्स का जो मॉडर्न फॉर्म है, जिसे हम आज के टाइम में IAS, IPS, IFS नाम से जानते हैं, उसके इस्टेब्लिशमेंट में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था। हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले जो हम IAS जानते हैं, आज के टाइम में सभी लोग वही चाहते हैं, उसी के लिए फर्दर स्टडी करते रहते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस बनाना रहेगा। वीडियोज़ की जो टाइम होती है वो बढ़ती रहेगी, तो इसका आप थोड़ा वर्क कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो IAS को इंडिपेंडेंस के पहले हम इंडियन सिविल सर्वेंट्स ही बोलते थे, और उस टाइम में बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। उसके बाद से तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज लाए गए, जिसकी वजह से उनकी पावर धीरे धीरे करके कम हो गई। और साथ में एक और क्वेश्चन आपके बनता है कि हु इज कॉल्ड द यूनिफायर ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम यूनिफायर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये पिक्चर है कि जिसे हमने अभी डिस्कस किया, देख सकते हैं। ये जो आपके साइड में ये पिक्चर है, इंडिया विद सरदार पटेल, उनकी वजह से हमारा जो कंट्री का मैप है वो पूरा एक साथ है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, अगर उन्होंने इंटीग्रेशन का काम नहीं किया रहता, तो ये सारे, ये जो आपको गैपिंग देखने का मिल रहा है, ये सारे प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पे, और वो भारत में नहीं मिलते, और भारत का मैप कुछ इस तरह होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो लीजिए अनुनीत, आपका भी टॉपिक आज का आ गया, जो आपने बोला था कि इंडिया बिस्मार्क के ऊपर टॉपिक। तो क्यों इनको इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। Patel was instrumental in the uniting India, for which he was called India's Bismarck. तो जिस हिसाब से पटेल साहब हमारे इंडिया के यूनिफिकेशन में, एकत्रीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत सहायक रहे, बहुत हेल्पफुल रहे, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया का मैप है वो एक साथ बन पाया, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा है। तो इसी की वजह से जो उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया, इसीलिए उनको इंडिया का बिस्मार्क आता है। अब बिस्मार्क साहब ने ऐसा क्या कर दिया था? बिस्मार्क साहब कौन थे, कहाँ के थे, इस बारे में आप देख सकते हैं। ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन हु प्लेड की रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो बिस्मार्क साहब ने जर्मनी के लिए सेम यही काम किया था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया में कर रहे थे। इसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी क्लास 10th के चैप्टर 1 में, जब हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करेंगे, तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि बिस्मार्क साहब का क्या रोल था जर्मनी में। वी विल रीड अबाउट बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन क्लास 10th। मैं अलग से आपको इंडिकेट कर दूंगा कि कब अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इम्पोर्टेंट रोल था, उसको ही प्ले करने के लिए एक और अचीवमेंट उनके लाइफ में ऐड हो गई। क्या थी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू वाज डेडिकेटेड टू हिम ऑन 31st October 2018, which is approximately 182 meters, 597 feet in height। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही डेडिकेटेड है। इसका जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2018 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेटेड किया गया है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे ये है आपके लिए कि इट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर फेसिंग द सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी जो हाइट है 182
2 मीटर्स, फिर हम देखें तो 597 मीटर्स की हाइट है, वो कौन से रिवर के ऊपर बनी हुई है। आपको हिंट देने के लिए मैंने राइट कर दिया है कि सरदार सरोवर डैम को ये फेस करता है। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक लाइन में आपके 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आप प्लेस देख सकते हो कहाँ पे बना हुआ है, बड़ोदरा में बना हुआ है, उसके किनारे कौन सी नदी बहती है। तो आप नदी बस याद कर लोगे तो आपके 3 क्वेश्चन की बड़ोदरा सर कौन सी नदी के किनारे है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से रिवर के पास बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है। The project was announced in 2010 with a total construction cost of 2,989 crores। तो जो प्रोजेक्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये 2010 में अनाउंस किया गया और जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये भी कई एग्जाम से पूछ रहा है आजकल, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है 2,989 करोड़। इट वाज डिजाइन्ड बाय इंडियन स्कल्पचर रामवी सुतर and was inaugurated by Indian PM Narendra Modi on 31st October 2018 on the 143rd anniversary of Patel's birth। तो जैसे कि हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट है 2010 में अनाउंस किया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2,989 करोड़ है और इसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया, रामवी सुतर ने डिजाइन किया। इनॉर्गेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कब किया, 143rd एनिवर्सरी ऑफ पटेल्स बर्थ पे किया। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोज को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आंसर देना मत भूलिए। थैंक यू एमडी क्लासेस।